भारतीय इतिहास में भुला दिए गए प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम ने अपने शासनकाल के दौरान अरबों को युद्ध में बुरी तरह से हराया था। देश की तरफ आंख दिखाने वाले अरबों को इस महान राजा ने न केवल सालों तक सीमा से खदेड़े रखा, बल्कि अपनी अद्भुत वीरता से हमेशा दुश्मनों के दांत खट्टे करते रहे। माना जाता है कि 6वीं से 7वीं शताब्दी के दौरान गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना राजा हरिश्चंद्र ने की थी। नागभट्ट प्रथम की राजधानी उज्जैन थी। उनके नाम से दुश्मन खौफ खाते थे, लेकिन इतिहास में नागभट्ट प्रथम को वो स्थान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। अरब की सेनाएं अपनी क्रूरता के लिए विश्वविख्यात थी। वो जहां भी जाते थे वहां कत्लेआम मचा देते। सिंध के पतन के बाद अरब आक्रमणकारी भारत समेत आसपास के इलाकों में लगातार आक्रमण करते रहते। अरब खुद को श्रेष्ठ बताने की होड़ में शामिल रहते थे। तो क्या भारत में अरबों की श्रेष्ठता स्थापित हो पाई थी? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि नागभट्ट प्रथम के रूप में देश को विदेशी आक्रांताओं को धूल चटाने वाला एक महान राजा मिला हुआ था। नागभट्ट प्रथम ने देश को अरबों के आक्रमण से कई सालों तक बचाकर रखा। प्रतिहार राजवंश को अरबों को हमेशा मात देने वाले एक राजवंश के रूप में ही जाना जाता रहा है। अगर अरब आक्रांताओं को दुनिया में कहीं सबसे ज़्यादा मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ा तो वो था भारत। नागभट्ट प्रथम के शासनकाल के समय को लेकर हालांकि विवाद है, लेकिन माना जाता है उनका शासनकाल 730 से 756 ईस्वी के बीच में, ईसा पूर्व के बीच में रहा होगा। ये वही समय था जब सिंध पर अरबों ने कब्जा कर लिया था। नागभट्ट प्रथम का राज मौजूदा वक्त में भरूच, मालवा और ग्वालियर तक फैला हुआ था। सिंध पर कब्जा करने के बाद अरब आक्रमणकारी भारत पर हमला करने लगे। अरब अपने ताकतवर सेनापति आमीर जुनैद के नेतृत्व में भारत पर हमला करने के लिए अग्रसर हुए। अरब सेनाओं ने सौराष्ट्र और भीलमाल पर कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि अरब सेनाएं जोधपुर, जैसलमेर, भरूच और मालवा में तबाही मचाते हुए उज्जैन तक आ पहुंचे। उन्होंने उज्जैन के करीब घेरा बना लिया था। इसके बाद नागभट्ट प्रथम ने पड़ोसी क्षत्रिय राजाओं गोहिल, परमार और चालुक्य के साथ मिलकर एक गठबंधन बना लिया। अरब सेनापति जुनैद 50,000 सेना के साथ उज्जैन के पास डेरा जमाए हुए था। जब उसे भारतीय सेनाओं के गठबंधन की खबर मिली तो उसके होश पाख्ता हो गए। लेकिन जुनैद को अपनी घुड़सवार सेना पर बहुत घमंड था। वो मानकर चल रहा था कि भारतीय सेनाओं को वो हरा देगा। इधर नागभट्ट प्रथम ने 40,000 घुड़सवार और पैदल सेना का मजबूत रक्षा दल तैयार कर लिया। माना जाता है मौजूदा समय में सिंध और राजस्थान की सीमा पर दोनों सेनाओं के बीच लड़ाई शुरू हुई। नागभट्ट ने बेहतरीन सैन्य संचालन की बदौलत अरबी सेनाओं के छक्के छुड़ा दिए। अपने आप को बेहद मजबूत मान रहे जुनैद को भारतीय घुड़सवारों के आक्रमण ने चौंका दिया। जिस सर्वोच्चता पर अरब सेनाओं को घमंड था उसे भारतीय सेनाओं ने ध्वस्त कर दिया। अरबों की योजना चारों खाने चित हो चुकी थी। भारतीय सेनाओं ने उनके छक्के छुड़ा दिए। नागभट्ट प्रथम की घुड़सवार और पैदल सेना ने अरबों को रौंदना शुरू कर दिया। इस लड़ाई में जुनैद भी मारा गया। इसके बाद अरब सेनाएं युद्ध का मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। अरबों को ध्वस्त करने के बाद नागभट्ट प्रथम ने नारायण की उपाधि धारण की। उनकी इस जीत ने उन्हें पश्चिम में देश की सीमा का रक्षक के रूप में स्थापित कर दिया। अरब शासक नागभट्ट प्रथम को जुर्ज शासक पुकारने लगे, यानी एक ऐसा राजा जिसने भारत में अरबों को कदम रखने से रोका। हालांकि सेनापति जुनैद की मौत के बाद उसके सक्सेसर तमीम को भी हार का सामना करना पड़ा था। नागभट्ट प्रथम की सेनाओं को यह आभास था कि अरब पलटवार जरूर करेंगे, इसलिए उन्होंने इसकी तैयारी बहुत पहले से ही कर रखी थी। इस राजवंश ने दशकों तक अरबों को भारतीय सीमा से खदेड़े रखा। नागभट्ट प्रथम के बाद भी प्रतिहार राजवंश ने अपने पूर्व राजा की गरिमा को बनाए रखा और भारत को अरबों के आक्रमण से बचाए रखा। नागभट्ट द्वितीय तथा महान राजा भोज ने भी अरबों को युद्ध के मैदान में कई बार मात दी। 711 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। वहाँ सारी शासन व्यवस्थाएं हाथ में आते ही भारत के अन्य भूभाग पर अधिकार करने की उनकी इच्छा जाग गई। मुल्तान में इतना धन मिला कि मुल्तान को सुवर्ण नगरी का खिताब दे दिया। जब अरबों को यह पता चला कि भारत के अंदर के भागों में और भी सोना है तो वो लालच को रोक नहीं पाए और भारत जीतने की योजना बनाने लगे। अरबों ने लगातार हमले किए और राजस्थान और गुजरात के बड़े राज्य कमज़ोर होते गए। तभी 725 ईस्वी में राजस्थान की जालौर जागीर में नागभट्ट ने कमान संभाल ली। अरबों ने आक्रमण किए। अरबों के आक्रमण की वजह से सारे भारतीय राज्य बिखर गए थे। तभी राजस्थान में दो महान शासकों का उद्भव हुआ, जिसमें से एक नागभट्ट प्रतिहार भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण जी के वंशज, वंश के दूसरे मेवाड़ के कालभोज, जो बाद में बप्पा रावल के नाम से प्रसिद्ध हुए। 726 ईस्वी में सिंध का अरब शासक जुनैद गजवाए हिंद का ख्वाब लेकर आया। तभी नागभट्ट और बप्पा रावल ने उसे मिलकर हराया। नागभट्ट ने 730 ईस्वी में राजा के तौर पर कमान संभाली। अरबों के
सामने लड़ने के लिए कई बड़ी सेनाएं और राज्य जरूरी था, इसलिए स्थानिक जागीर और शासकों को हराकर अपने अधिकार किए। जुनैद के बाद सिंध में अंधाधुंधी का माहौल था। जब अरबों का खलीफा हिशम को सिंध की अंधाधुंधी का पता चला, तब उसने इराक की अरब सेना सिंध भेजी और वहां अरबों की व्यवस्था स्थिर की। खलीफा किसी भी हाल में भारत पर इस्लामिक शासन चाहता था, इसलिए उसने बड़ी फौज इकट्ठा की और 738 में उस फौज को राजस्थान, गुजरात और मालवा पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया, जिसका सेनापति अल हकम था। लेकिन अभी भारत में कुछ राजा शक्तिशाली बन चुके थे। समय को देखते हुए नाग भट्ट ने भारत के सभी राजाओं को इन आतताई मल्लेच्छों से लड़ने के लिए एक होने का निमंत्रण भेजा। उस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए भारत के राजाओं का एक संगठन बना, जिनमें प्रतिहार वंश के नाग भट्ट प्रथम, मेवाड़ के बप्पा रावल, गुजरात के जय भट्ट नवसारी और कर्नाटक के चालुक्य राज्य जैसे राजाओं ने अरबों को सबक सिखाना तय किया। इस अभियान में प्रतिहार, चालुक्य, काछेला, सैंधव, चवोत्कट, चावड़ा और राष्ट्रकूट योद्धाओं का योगदान रहा। 738 ईस्वी में अरबों ने अपनी सेना अलग अलग दिशा से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत जीतने के लिए भेजी। तभी नाग भट्ट ने सभी हिंदू राजाओं से मिलकर अरबों को हमेशा के लिए हिंद विजय के सपने को भुलाने का व्यूह रचना बनाई। नाग भट्ट की अगुवाई में सभी हिंदू राजाओं ने अपने अपने क्षेत्रों में सेना जमाकर अरबों की राह देखने लगे। जब अरब सेना अवंती की तरफ बढ़ रही थी, तब नाग भट्ट ने सभी साथी राजाओं को विचार विमर्श के लिए बुलवाया। वो हमेशा हमेशा के लिए अरबों को भारत का रास्ता भुला देना चाहते थे। सभी सेनापति के सूचन से युद्ध के नियमों को न मानने वाले गोमांस भक्षी और बलात्कारी अरबों को उनकी भाषा में आक्रमण करके मिट्टी में लाने के लिए रात में ही आक्रमण किया गया। सुबह होते तक अरब सेना का एक भी सैनिक जीवित नहीं बच पाया। अरबों ने किसी भी भारतीय राजा से ऐसी आक्रामकता की उम्मीद नहीं की होगी, इसीलिए अरब इतिहासकारों ने अवंती पर आक्रमण का उल्लेख तो किया, लेकिन परिणाम का उल्लेख नहीं किया। तो अरबों की दूसरी सेना गुजरात से होते हुए दक्षिण भारत की ओर जा रहे थे। तब नवसारिका के पास हिंदू राजाओं के संगठन ने अरबों को ललकारा। इस युद्ध में सेना की अगुवाई चालुक्य पुलकेशिन को सौंपी गई थी। जब अरब सेना पर भयंकर प्रहार किया, तब अरब सेना तितर बितर हो गई और हार के पीछे मुड़ के भागी। तब नाग भट्ट की योजना के अनुसार भागती सेना को संपूर्ण रूप से खत्म करने की योजना बनाई गई थी, जिसमें अलग अलग क्षेत्र से भागती सेना जहां से गुजरती वहां के शासक अरब सेना पर अचानक हमला करके अरबों को खत्म कर देते। जैसे जालौर में प्रतिहार, मेवाड़ में बप्पा रावल चुन चुन के अरबी सैनिकों को मारा, जिसमें भागती हुई सेना के सेनापति अल हाकम की मेरों के हाथों मौत हो गई। सेनापति अल हकम की मौत के बाद अरबों में आपसी जंग छिड़ गई। अरब सत्ता के लिए आपस में लड़ रहे थे, इसलिए अरबों का कोई आक्रमण भारत पर नहीं हुआ। लेकिन अब भारत के राजाओं में सत्ता के लिए आपसी लड़ाई होनी शुरू हो गई। चालुक्य वंश के विक्रमादित्य द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी कीर्तिवर्मन राजा बने, लेकिन 750 ईस्वी में उनके अधीन राज्य के सेनापति राष्ट्रकूट वंश के दंती दुर्ग ने सत्ता पलट की और चालुक्य के राज्य को जीतने लगा। तभी नाग भट्ट ने उज्जैन अपनी सेना भेजकर उज्जैन को बचाने का प्रयत्न किया, लेकिन शायद नाग भट्ट की सेना हार गई। लेकिन 753 ईस्वी में नाग भट्ट ने उज्जैन दंती दुर्ग से जीत लिया और मालवा पर अपने अधिकार कर लिया। 757 ईस्वी आते आते चालुक्य कीर्तिवर्मन की सारी सत्ता समाप्त हो गई, लेकिन उज्जैन को प्रतिहार ने अपनी राजधानी बना लिया। भारत में ऐसे मजबूत राज्यों के उद्भव के बाद अरब फिर भारत नहीं आए। अरबों का राज्य सिर्फ मुल्तान और मंसूरा के बहुत ही छोटे से हिस्से में सिमट गया। भारत में 10वीं सदी के बाद मोहम्मद गजनवी आया, जिसने अरबों को हराकर अपना राज्य स्थापित किया। आगे प्रतिहार वंश में नाग भट्ट द्वितीय हुए, जिन्होंने कन्नौज जीता, और इसी वंश में आगे मिहिर भोज हुए। ये सारी जानकारी ग्वालियर अभिलेख से मिलती है कि किस तरह नाग भट्ट प्रथम ने मल्लेच्छों के विशाल सेना को हराकर नाग भट्ट प्रथम अपने योगदान के लिए हमेशा जाने जाएंगे। धन्यवाद।